जी, अस्सलाम वालेकुम नबीला, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? रिमशा, प्रेनिका, आवाज़ क्लियर है मेरी बच्चे? वॉइस इज़ ऑडिबल और नॉट? जी नबीला, रिमशा, प्रेनिका, बेटा आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, कायनात, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। अच्छा, जो आज आप लोग हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी का, ठीक है? इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। बाकी सबको भी कहें कि वो ऑनलाइन आ जाएँ ताकि फिर उनको जो मसले मसाइल हैं वो साथ-साथ हल हो जाएँ आप लोगों के, ठीक है? ऑन कैंपस जब आते हैं तो आपके जो है वो टेस्ट सेशन में स्टार्ट कर दूँगी एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड। तो अभी जो है वो कैंपस जब तक आप नहीं आते तब तक जो है वो टॉपिक जो है वो आप रिवाइज़ करते जाएँ ताकि जो है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनता जाए। सिर्फ़ कायनात को आवाज़ आ रही है, बाकी सारे बस ऐसे ही ऑन करके चले गए। मेरा ख़्याल किसी ने इतनी वो नहीं समझी, उतना नहीं समझा कि हम लोग जो है वो लेक्चर ले लें, ठीक है? सिर्फ नबीला को आवाज़ आ रही है, कायनात और अटेंडेंस भी सिर्फ इन दोनों की लगेगी, बाकी किसी की नहीं लगेगी। कीप इन माइंड क्लास, दिस इज़ योर वेरी वेरी नॉन सीरियस एटीट्यूड, ठीक है? तो मैंने जो है वो पूरे टाइम पे जो है वाइंड अप कर देना और अटेंडेंस लगा दूँगी। एंड तक मैंने किसी की ये नहीं कि कोई बंदा बैठा है नहीं बैठा है, मैंने अटेंडेंस नहीं मार्क करनी। ये आप लोग ज़हन में रखेंगे, ठीक है ना? ओके, जो आपकी ये है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी है, इसके बारे में जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है अभी। ओके, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में आपके पास जो है वो रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल आ जाता है जिसको आप आरसीटी भी कहते हैं। हमने ये देखना है कि आरसीटी क्यों की जाती है, ठीक है? अर्ली क्लिनिकल ट्रायल जो था बेसिकली एपिडेमियोलॉजी जो है इट्स अ टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी इज अ टाइप ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। इसके अंदर हम सारी की सारी जो है वो ट्रायल बेस्ड स्टडी करते हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहले जो मेजर रोल था जो कि प्ले किया गया था वो 1747 के अंदर जेम्स लैंड ने किया था ऑन डी 20th ऑफ द मई 1747। बेसिकली इसने क्या किया था, इसने स्कर्वी का जो ट्रीटमेंट था उसको उसने ट्रीट किया था। तो इसने क्या किया, इसने 12 पेशेंट ले लिए स्कर्वी के ऑन द बोर्ड ऑफ दी सेल्सबरी सेल्सबरी के सी के ऊपर जो था वो इसने 12 पेशेंट्स लिए। दीज केसेस वर एज सिमिलर एज आई कुड हैव देम एंड हैड वन डाइट कॉमन टू ऑल। और उसने एक ही डाइट सबको प्रोवाइड की, यानी विटामिन सी जो था वो सबको दिया। अब इसमें से 2 पेशेंट्स थे जिन्होंने कि अ क्वार्ट ऑफ साइडर लिया, 2 पेशेंट थे जिन्होंने 25 गट-स्टिड एलिक्सर वाइट्रोल लिया, ठीक है? 2 पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 2 स्पूनफुल विनेगर लिया, 2 पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हाफ पिंट सी वाटर ले लिया और 2 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने 2 ऑरेंजेस एंड 1 लेमन ले लिया।
और बाकी के 2 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने नटमेग एंड बेरली वाटर ले लिया, ठीक है। अब ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है, रिच इन विटामिन सी है। अब किसी ना किसी अल्टरनेट सोर्स से जो है इसने विटामिन सी जो है वो प्रोवाइड किया अपनी इस ट्रायल के अंदर स्कर्वी के पेशेंट्स को स्कर्वी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। बेसिकली जो आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, वो एपिडेमियोलॉजी का क्लिनिकल ट्रायल है। इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन भी बोलते हैं और क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और अर्ली एराज के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो ट्रायल्स किए जाते थे वो इसी तरह से किए जाते थे जिस तरह मैंने आपको बता दें, क्योंकि उस वक्त लेक ऑफ रिसोर्सेज भी था, लेक ऑफ फंड्स भी था, ठीक है। तो फंड्स और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो था वो उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड करनी होती थी। सो टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में मैंने ये एक स्लाइड डाली थी जिसमें मतलब आपको एक थोड़ा सा क्लियर कट स्केच डेवलप हो जाए आपका, कि जो 3 तरह की बेसिकली ये स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। 3 नहीं 2 कह सकते हैं हम इसको, जिसमें से 2 में से आप कह लें कि जो है वो आगे उसने 1 की क्लासिफिकेशन कर दी है। जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी है तो ऑब्जर्वेशनल में आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी आ जाती है, ठीक है। और इसमें हम डिजीज़ को डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सेकंड जो है वो आपके पास आ जाती है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडीज़ में जो है वो आपके पास इकोलॉजिकल स्टडीज़ आ जाती हैं, क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ आ जाती हैं, केस कंट्रोल स्टडीज़ आ जाती हैं एंड कोहॉर्ट स्टडीज़ आ जाती हैं, ठीक है। मतलब ये होती ऑब्जर्वेशनल ही है, एनालिटिकल स्टडीज़ भी ऑब्जर्वेशनल ही होती हैं, लेकिन मसला ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर हम कंपैरिजन नहीं करते बल्कि एज इट इज़ चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन जो एनालिटिकल स्टडीज़ है, एनालिटिकल स्टडीज़ के अंदर हम कंपैरिजन अप्लाई कर देते हैं 2 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो जब कंपैरिजन यस होता है तो वो एनालिटिकल स्टडीज़ होती है, लेकिन होती ऑब्जर्वेशनल है। लेकिन जब कंपैरिजन नो होता है तो वो क्या होती है, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। जो सेकंड मेजर स्टडी है जो कि आज हम स्टडी कर रहे हैं वो आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है, जिसमें 3 तरह के ट्रायल आ जाते हैं। कम्युनिटी ट्रायल आ जाते हैं, फील्ड ट्रायल आ जाते हैं और आपके रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आ जाते हैं जिसको आरसीटी कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ना उसमें ना तो हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, ना डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, ना एनालिटिकल कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो फर्दर उसकी टाइप है वो हम ना फील्ड कर रहे हैं, ना कम्युनिटी कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को देखते हैं क्या होती है। इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट, नो एक्शन इज टेकन, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। द एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व ओनली द नेचुरल कोर्स ऑफ द इवेंट, यानी जब हमने सिर्फ नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स को देखना है तो मतलब एज इट इज़ जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है। बस हमने उसको नेचर के अकॉर्डिंग ही चेक करना है, ठीक है। The experimental studies are similar to the cohort studies, ठीक है। अब ये जो experimental studies होती हैं ये basically cohort study से मिलती जुलती होती हैं, except they involve some action, intervention और manipulation। अब जैसे कि हमें पता है cohort study जो है is a type of descriptive study and or you can say analytical studies, लेकिन मसला ये है कि हमने कहा है कि हम किसी किस्म का कोई इसके अंदर चेंज नहीं लेके आते इस इवेंट के अंदर जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, उसको एज इट इज़ ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन सम हाउ एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होती है वो आपकी क्रॉस सेक्शन स्टडी से, सॉरी कोहॉर्ट स्टडी से इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें हम किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो हम इस बेस पे कहेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द यू कैन से केस कोहॉर्ट स्टडीज़, ठीक है। अब एम्स देखते हैं कि बेसिकली हम क्यों करते हैं, मतलब मैंने इतना बताया है कि ये टाइप है, ये फलानी टाइप है, ये फलानी टाइप है। द क्वेश्चन इज दैट कि एम्स क्या है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के, क्यों की जाती है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो ये इसके कुछ एम है। नंबर 1, टू प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ ऑफ द इटियोलॉजिकल और द रिस्क फैक्टर्स विच में परमिट मॉडिफिकेशन और कंट्रोल। अब एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये होता है कि हमें कुछ इस किस्म के साइंटिफिक प्रूफ मिल जाए किसी भी रिस्क फैक्टर से रिलेटेड, कि हम उसके अंदर हम उस बीमारी उस फैक्टर्स के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकें, या जो हमने कंट्रोल ऑलरेडी हम उस बीमारी को करने के लिए कंट्रोल यूज कर रहे हैं उस कंट्रोल के अंदर हम किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन कर सकें, ताकि वो मॉडिफिकेशन करने से जो है वो रिस्क फैक्टर्स जो है जो कंट्रोल है उनके ऊपर काबू पाया जा सके। अच्छा, व्हाट एल्स, टू प्रोवाइड द मेथड ऑफ मेजरिंग द
effectiveness and efficiency of the health services for prevention, control and treatment of the disease and improve the health of the community। ठीक है। सेकंड ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो हम स्टैंडर्ड मेथड्स यूज करने होते हैं किसी भी हेल्थ सर्विसेज या किसी भी हेल्थ सर्विसेज की प्रिवेंशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट के लिए, वट एवर वो डिजीज हो सकती है या हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी होती है, तो उसके अंदर फर्दर इफेक्टिवनेस लाने के लिए, फर्दर एफिशिएंसी लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ताकि हमें फर्दर एडवांस में और क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के मेन एम। अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जैसे कि हमने पहले भी पीछे ग्राफ में पढ़ा है, दो तरह की है। आपके पास रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आ जाता है, नॉन रैंडमाइज्ड और द नॉन एक्सपेरिमेंट आ जाता है। ठीक है, नॉन रैंडमाइज्ड और नॉन एक्सपेरिमेंट ट्रायल। अब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एक्सपेरिमेंटल स्टडी की वैसे तो ये है ना फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एक टाइप है और नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल और नॉन एक्सपेरिमेंट ट्रायल भी एक टाइप है। अब नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंदर दोज डिपार्टिंग फ्रॉम स्ट्रिक्ट रैंडमाइजेशन और फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, यानी कि और ऐसी टाइप ऑफ स्टडी कि जिसके अंदर हम स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि इसके अंदर रैंडमाइजेशन करने की हरगिज जरूरत नहीं है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो हम क्या करते हैं, तो वो किसके अंदर फॉल करती है, वो करती है नॉन रैंडमाइजेशन के अंदर। रैंडमाइजेशन क्या होती है ये भी मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगी कि रैंडमाइजेशन क्या फिनोमेना है। लें जी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आ गया जिसको RCT बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल भी है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की जगह रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल आ जाए तो वो भी बेटर है। सो एन एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन विच सब्जेक्ट्स इन ए पॉपुलेशंस आर रैंडमली एलोकेटेड इनटू ग्रुप्स। ठीक है, अब किसी भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के अंदर जिसमें सब्जेक्ट्स को जो है किसी भी पॉपुलेशन के सब्जेक्ट्स को आप रैंडमली एलोकेट कर देते हो इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, यूजुअली कॉल्ड स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। इसमें दो तरह के ग्रुप बन जाते हैं, एक को आप स्टडी ग्रुप कह देते हो, दूसरों को आप कंट्रोल ग्रुप कह देते हो। टू रिसीव एंड नॉट रिसीव एंड एक्सपेरिमेंटल प्रिवेंटिव और थेराप्यूटिक प्रोसीजर। ठीक है, जिसमें एक ग्रुप जो होता है वो कोई भी एक्सपेरिमेंटल या प्रिवेंटिव प्रोसीजर को फॉलो कर रहा होता है, और ऑन द अदर हैंड दूसरा ग्रुप जो है वो किसी भी प्रोसीजर या किसी भी उसको कह लें कि ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा होता, किसी भी मैनुअर को और इंटरवेंशन को। तो ये आ जाती है आपके पास रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जो कि सिनोनिम है रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास डिजाइन आ गया रैंडमाइज्ड ट्रायल का। अब आप ये दे सकते हैं कि ऊपर आपके पास है स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन में है वो रैंडमली आपने स्टडी पॉपुलेशन रैंडमली असाइन किया। रैंडमली असाइन करने के बाद जो है वो दो ग्रुप बन गए, एक आपके पास करंट ट्रीटमेंट ग्रुप आ गया और एक आपके पास न्यू ट्रीटमेंट ग्रुप आ गया। अब करंट ट्रीटमेंट में देखें कि इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इसी तरह से न्यू ट्रीटमेंट में देखें कि इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो ये किस में आ जाता है, ये डिजाइन आ जाता है रैंडमाइज्ड ट्रायल के अंदर। आगे देखिए, हायरार्की ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन। अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन की हायरार्की क्या होती है? अब जब भी हमने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करनी है तो हम लोग हमेशा करते हैं एनिमल रिसर्च से। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं वो एनिमल, आपने देखा होगा माइसिस के अंदर, मंकीज के अंदर, या ऐसी पॉपुलेशन के अंदर के जो मतलब जब तक अभी आपको चीज़ों को क्लियर नहीं है आप उनको देख करते हैं, तो एनिमल रिसर्चेज होती हैं। उसके बाद आपकी केस सीरीज या केस रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, केस रिपोर्ट्स के बाद आपके पास केस कंट्रोल स्टडीज आ जाती हैं। केस कंट्रोल स्टडीज के बाद आपके पास कोहॉर्ट स्टडीज आ जाती हैं। कोहॉर्ट स्टडीज के बाद आपके पास रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आ जाते हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के बाद आपके पास सिस्टमेटिक रिव्यू आ जाता है एंड देन मेटा एनालिसिस आ जाता है। तो दीज आर ऑल द हायरार्की ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन, जिसमें आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस जनरेट करते हो और एस्टेब्लिश करते हो कॉजेलिटी को। अच्छा, क्यों RCT की जाती है? RCT बेसिकली अ गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिजाइन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिजाइन है। मेक्स ग्रुप कंपेरेबल। ठीक है, आप ग्रुप बनाते हो कि जिससे आप कंपैरिजन कर सको। कंट्रोल्स फॉर कंफाउंडिंग नोन एंड अननोन। ठीक है, कंट्रोल्स और कंफाउंडिंग नोन एंड अननोन, प्रिवेंट सिलेक्शन बाइस। ठीक है, और जो आप एक सिलेक्शन बाइस होती है कि मतलब हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मुबशरा है, मीरब है, कायनात है, रिमशा है, मतलब इनको मैं अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी विटामिन डी देना चाह रही हूँ तो मैं अपनी मर्जी से दूँ, ऐसे नहीं होगा। बल्कि मैं क्या करूँगी, मैं रेंडमाइजेशन कर दूंगी, मैं रैंडम नंबर टेबल का एक चार्ट लूंगी, उनमें इन दोनों के सबके नाम डालूंगी, जिस बंदे को विटामिन ई या डी जा रहा होगा सिर्फ उसी को दूंगी, हर किसी को नहीं दूंगी। सो सिलेक्शन बायस से हम लोग बच जाते हैं।
सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द RCT। अब हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करनी है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 द प्रोटोकॉल, ठीक है। नंबर 2 सिलेक्टिंग रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल या पॉपुलेशन, सबसे पहले आप रेफरेंस पॉपुलेशन लेते हो और उसके बाद आप क्या लेते हो, आप एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन लेते हो, दोनों का कंपैरिजन करते हो। देन आप रैंडमाइजेशन करते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, फॉलोअप करते हो, और फॉलोअप करने के बाद आप असेसमेंट करते हो। तो ये वो बेसिक स्टेप्स हैं जो कि RCT के अंदर यूज होते हैं, और आपने इसको एज इट इज याद रखना है। जिसमें उसने नंबर 1 क्या बताया, उसने नंबर 1 बताया कि आपने प्रोटोकॉल लेना है। प्रोटोकॉल लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक रेफरेंस पॉपुलेशन लेनी है, और उस रेफरेंस पॉपुलेशन की आपने एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रेंडमाइजेशन करनी है। रेंडमाइजेशन करने के बाद आपने इंटरवेंशन करनी है, और इंटरवेंशन करने के बाद आपने उसका फॉलोअप करना है, और फॉलोअप करने के बाद आपने उसकी फाइनल रिजल्ट्स निकालने या असेसमेंट करनी है। ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ डाला हुआ है आपका इंटरवेंशनल स्टडी या एक्सपेरिमेंटल स्टडी या क्लिनिकल स्टडीज का या क्लिनिकल ट्रायल्स का। सबसे पहले देखें कि आपके पास रेफरेंस पॉपुलेशन आ जाती है। रेफरेंस पॉपुलेशन के बाद जो वेरी फर्दर है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन आ जाती है, जिस पे आपने स्टडीज करनी होती है। देन आप क्या करते हो, रेफरेंस पॉपुलेशन के बाद एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, और एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन से ही आप स्टडी पॉपुलेशन निकालते हो। स्टडी पॉपुलेशन की जो है वो 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। स्टडी पॉपुलेशन में एक वो पॉपुलेशन होती है जो इंटरवेंशनल ग्रुप होता है, और एक वो होता है जो आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है। इंटरवेंशनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको आपने जो है वो कोई भी इंटरवेंशन प्रोवाइड करनी है, वट एवर साइकोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, वट एवर जो आप भी स्टडी कर रहे हो। और जो आपकी कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर आप किसी भी किस्म की इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करते हो। अच्छा, अब आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब आपने लोगों को बताना है कि हम आप पे ये इस किस्म की स्टडीज कर रहे हैं, इससे आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप विलिंगली इस स्टडी का पार्ट बनना चाहते हैं तो यू कैन साइन दिस अ पर्टिकुलर कंसेंट फॉर्म, ठीक है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे कि आप उसके अंदर रैंडम एलोकेशन करेंगे। रैंडम एलोकेशन करने के बाद जो है वो आपने इंटरवेंशन कर दी, एंड देन आप उसके रिजल्ट्स को देखेंगे, और उन चीज़ों को भी दोनों ग्रुप्स के अंदर साथ साथ देखेंगे जो कि लॉस टू फॉलोअप के अंदर चली जाती हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 1 है प्रोटोकॉल, जैसे कि हमने उधर भी पढ़ा था। तो प्रोटोकॉल में फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल है, हमने रैशनल देना है कि हम ये प्रोटोकॉल क्यों यूज कर रहे हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, रिसर्च क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ द स्टडी है, सिलेक्शन ऑफ द स्टडी है, कंट्रोल ग्रुप्स है, ठीक है। उसके बाद एथिक्स आ जाते हैं, पेशेंट्स कंसेंट आ जाते हैं, एडवर्स इवेंट्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, प्रोसीजर आ जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि फॉलो के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आपकी जो रेफरेंस पॉपुलेशन है वो क्या, और एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन है वो क्या है, ठीक है। प्रोटोकॉल में जो थी पहली हेडिंग, उसमें आपने उसको रेशनलाइज करना होता है, अपने एम्स, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, स्टडी डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ द स्टडी, कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। आपकी पेशेंट कंसेंट, एडवर्स इवेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर, यानी सारा कुछ आपने उस प्रोटोकॉल के अंदर बताना होता है। फिर आपकी रेफरेंस पॉपुलेशन और एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन आ जाती है। रेफरेंस और द टारगेट population to which the findings of the trial, if found successful, are expected to be applicable, for example drugs या वैक्सीन, ठीक है। रेफरेंस पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसमें आपको पर्टिकुलर फाइंडिंग जो ट्रायल से रिलेटेड अगर मिल सकती हैं तो वो आपकी रेफरेंस या टारगेट पॉपुलेशन है। एक्सपेरिमेंटल और स्टडी पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन दैट पार्टिसिपेट्स इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और जो कि एक्चुअल पॉपुलेशन जो कि स्टडी के अंदर टेक पार्ट कर रही है उसको हम कहते हैं कि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल और स्टडी पॉपुलेशन है, ठीक है। Participants must fulfill the following criteria. Number 1, must give informed consent. ये इस किस्म की स्टडी है कि आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कह सकते कि यार ये स्टडी करो करो करो, बल्कि इन्फॉर्म कंसेंट आपने लेना है उनसे। शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। और जो भी आपकी टारगेट पॉपुलेशन या आपकी रेफरेंस पॉपुलेशन से जो स्टडी पॉपुलेशन निकलती है वो आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। शुड बी क्वालिफाइड और एलिजिबल फॉर द ट्रायल, ठीक है। और वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो एलिजिबल हो फॉर द ट्रायल के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये पीनट्स, लेट्स सी नाउ इन ए ट्रू और ए फॉल्स टेस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो ये उसने एक जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात की है। दैट मीन्स द नेक्स्ट वन विल बी फॉल्स टू सॉर्ट ऑफ द बैलेंस द ट्रू वन, द नेक्स्ट वन विल ऑल्सो बी फॉल्स टू ब्रेक द पैटर्न। मतलब ये वो क्या कर रहा है, उसने मतलब रेंडमाइजेशन की बात की कि इस तरह से हम तुक्के लगा रहे होते हैं। देन अनदर ट्रू एंड देन 2 more false ones and then 3 true
इन ए रो, मतलब अगर पहला गलत है तो दूसरा सही है, तीसरा फिर गलत है, फिर चौथा फिर सही है, पांचवा फिर गलत है. दे ऑलवेज हैव 3 ट्रू इन ए रो सम प्लेस, then another false and another true. मतलब ये randomization की बात कर रहे हैं. The critical element of the randomization is the unpredictability of the next assignment. ठीक है, मतलब randomization जो होती है ना वो basically heart है. ठीक है, वो क्या है मैंने आपको पहले भी बताया, वो heart of the clinical trial है, heart of the study है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा important है. तो क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द रेंडमाइजेशन इज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट असाइनमेंट. हम अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. इफ यू आर स्मार्ट यू कैन पास ए ट्रू और द फॉल्स टेस्ट विदाउट बीइंग स्मार्ट. ठीक है, अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट ऑफ द कंट्रोल ट्रायल. ठीक है, हार्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, हार्ट ऑफ द रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रेंडमाइजेशन. ठीक है, कहता है प्रोसीजर क्या, पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड इनटू स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप्स. ठीक है, नंबर 1 एलिमिनेट बायस एंड अलाउस कंपेरेबिलिटी. बायस नहीं रखना और कंपेरेबिलिटी को अलाउ करना है. बोथ ग्रुप शुड बी अलाइक विद रिगार्ड्स टू सर्टेन वेरिएबल्स दैट माइट इफेक्ट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. दोनों ग्रुप्स जो है वो किसी हद तक सेम होने चाहिए ताकि आपके रिजल्ट्स के, एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट्स ना आए. बेस्ट डन बाय यूजिंग टेबल ऑफ रैंडम नंबर. ठीक है, और इसके साथ जो आप रेंडमाइजेशन के लिए टेबल यूज करते हैं वो आपका होता है रैंडम नंबर टेबल्स होते हैं. सो बेस्ट डन बाय यूजिंग टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. ठीक है, अब ये देखें, ये एक छोटी सी उसने एग्जांपल दी है. जैसे आपके स्पोर्ट्स डे पे भी ऐसा हो रहा होता है कि सारे हैवी पर्सन एक साइड पे खड़े हो जाते हैं और सारे, लेकिन ऐसे नहीं होना. अब हैवी, पतले, छोटे, मोटे आपने एलोकेट कर देना कि रैंडम नंबर से आपने दोनों साइडों पे रोप के असाइन करने हैं. ठीक है, सो बोथ ग्रुप शुड बी अलाइक विद रिगार्ड्स टू सर्टेन वेरिएबल. दोनों वेरिएबल्स, दोनों ग्रुप्स जो है वो किसी हद तक जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए. ठीक है, आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट के आउटकम को चेक करने के लिए. देन आ जाता है आपके पास मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन. रेंडमाइजेशन के बाद जो वेरी नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास इंटरवेंशन आ जाती है. डिलिबरेट एप्लीकेशन और विदड्रॉल और रिडक्शन ऑफ ए सस्पेक्टेड कॉजल फैक्टर. या तो आप डिलिबरेट जानबूझ के खुद से ऐड करते हो या जानबूझ के उसको विदड्रॉ करते हो, किसी भी एक फैक्टर को, किसी भी एक वेरिएबल को, और रिडक्शन या कम करते हो ऑफ ए सस्पेक्टेड कॉजल फैक्टर. सस्पेक्टेड कॉजल फैक्टर को जो कि उस बीमारी की वजह बन रहा है, या तो आप उसको ऐड करते हो या अगर वो फैक्टर अच्छा है तो आप उसको डिलिबरेटली ऐड ऑन करवाते हो. सो डिलिबरेट एप्लीकेशन और विड्रॉल और रिडक्शन ऑफ द सस्पेक्टेड कॉजल फैक्टर, इट क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देता है. और यही फर्क है कि मैनिपुलेशन जो होती है, ये इंटरवेंशन जो होती है, वो रिसर्चर कर सकता है आपके इसके अंदर. सो टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन या टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन किस तरह की हो सकती हैं. फार्मास्यूटिकल भी हो सकती हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल में थेराप्यूटिक भी है और प्रिवेंटिव भी है. कोई डिवाइस आप कर सकते हो, कोई प्रोसीजर यूज कर सकते हो. ठीक है, कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यानी कि किसी भी किस्म की हो सकती है. अगर तो फार्मास्यूटिकल में किया तो प्रिवेंटिव और थेराप्यूटिक दोनों को चेक करना है. ठीक है, ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव और थेराप्यूटिक नहीं है तो आप कोई डिवाइस देख लोगे, कोई प्रोसीजर नया लॉन्च किया है, या फिर आप उसकी साइकोथेरेपी कर दोगे. अब फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर पेशेंट इंटरवेंशन लेके या मैनिपुलेशन करके चला गया है और दोबारा नहीं आ रहा, मुझे चेक नहीं कर पा रहे, तो हाउ कैन वी कंपेयर इन द रिजल्ट्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स इक्वली. ठीक है, सो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. सो फॉलो अप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. इम्प्लाइज एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड द कंट्रोल ग्रुप सब्जेक्ट. ठीक है, ये इम्प्लाई होता है आपकी एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप सब्जेक्ट्स के ऊपर. ठीक है, at defined intervals of the time, particular defined interval of the time होता है, in a standard manners with equal intensity under the same given circumstances. यानी कि उसके manners भी वही होंगे, standard manners होंगे जो कि आप control group को दे रहे हैं, equal intensity होगी जो कि आप experimental group को दे रहे हैं, और same circumstances के अंदर होंगे जो कि आप experimental group को दे रहे हैं. अच्छा, एक चीज होती है इसके अंदर attrition होता है आपके पास loss to follow up. ठीक है, inevitable losses to follow up होता है वो एट्रिशन होता है. समटाइम एट्रिशंस जो होती हैं वो रिट्रीवल में भी आ जाती है. मतलब कि वो जो कैंडिडेट्स जो कि फॉर द टाइम बिंग एक विजिट पे नहीं आए, 2 विजिट पे नहीं आए, तो वो फिर मतलब उनको कॉल करके आप बुला सकते हैं कि जी अब आपका टाइम है, हम आपका ये डेट थी, हम आपको ऑलरेडी इंटरवेंशन चल रही है, तो आप उसको काउंसिल करेंगे कि इस इंटरवेंशन का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी लाइक वाइटामिन डिवाइस है, कोई भी प्रोसीजर है. तो अगर तो कॉल करने पे कंप्लायंस वो शो करता है पेशेंट और आ जाता है वापस, ठीक है, तो इट मीन्स के एडहेरेंस शो करता है और वो आ जाता है वापस, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये जो एट्रिशन है ये नॉन इनएविटेबल है. और इनएविटेबल होती है कि मतलब ना काबिल गजीर, जो मुकम्मल तौर पे पेशेंट आता ही नहीं है, वो एट्रिशन में चला जाता है.
अच्छा, असेसमेंट में आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब बायसेस जो हैं, जो आपकी बायस हम शो करेंगे वो सब्जेक्ट वेरिएशन के ऊपर बेस करती है। ऑब्जर्वर बायस है, इवैल्यूएशन बायस है। तो एप्लीकेशन लिखने वाली जाती है।
क्या लिखना है? वही जो उसमें आता है ड्रेस लेके वो पकड़ा दे। वो गालियाँ जो से थी ना, देख किसने देखा था? वो सबने देखा, वहाँ ने भी देखा था, इसने भी देखा था, और बड़करों ने भी अगर देखा। इन्होंने देखा है तो मैंने भी देखा। उर्दू से लिखना भी सही लिख रही है। ले जाए बाहर। मैं भाई आप लिखे ना, आप सही लिखे। सानू लग्या सी कि इन्हें पता है सही लिखेगी। मैडम वकील है। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? समीना शहजादी। जिसका मैंने सुना है एक जज का बड़ा बुरा हाल किया। वो ऐसे ही बजा देते हैं, जजों को कुछ नहीं समझते। समीना क्या? शहजादी। नहीं हम करे तो वो तुसी कोर्ट क्या है, डिसरिस्पेक्ट को क्या कहते हैं? यही कहते हैं, जो टर्म यूज करते हैं वायलेशन ऑफ कोड। अभी चुप करे, मुझे जरा ये सब्जेक्ट में आने में देखो गलत हो गया। इतनी अच्छी करने दुरुस्त हो गई तो हिंदी ज्यादा नहीं है। सर जी मेरी आप फटाफट लिख लो। बात बड़ी है कि यही बोल रहा है, मैंने जी हो जाना मेरा काम। मैडम कहते लग ये मैडम पूछे भी ना करके भेजे तो फिर भी सारा कुछ हो सकता है। सही बात है। वो इसी जरूरत क्या तुम क्या चाहती क्या हो?
ये ड्रेस लेकर हुआ पकड़ा गया तो इसकी मैंने शिकायत की है, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली थी। शिकायत नहीं की थी, इसे लगा कि मैंने शिकायत की। मैंने शिकायत नहीं की, इसे लगा कि मैंने शिकायत की। किसको शिकायत की थी? किसी को मैडम मैंने वहाँ को शिकायत- की थी ना। फिर मैडम वहाँ को भी की थी, तो मैडम वहाँ को भी पता है इस चीज़ का, तो इसने गालियाँ बहुत ज़्यादा दी थी मुझे। ये ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया था, तो इसकी वजह से इसने मुझे गालियाँ निकाली। नुमान क्या बनाना चाहता है? इसी पर करके लेते हैं। सबर करो अब। मैंने शॉर्ट दी थी, मैं यहीं से लिया। आगे भी हम लगे हैं कि मेरे माँ बाप रिगार्डिंग में आप सुन सकते हैं। ठीक है, वैसे भी नहीं चाहिए। कितना सालों से यहाँ ड्यूटी कर रही हो? मुझे ये चौथा साल 2017 में आया के? हाँ जी। डेट क्या थी उस दिन? जुमेरात को डेट कौन सी थी? सजी देखना जुमेरात को कौन सी डेट थी? नहीं, 4 में। टाइम 5 बजे का। जी जी सर। ये क्लीनर है? हाँ जी क्लीनर है ये। सर इसका पूरा नाम क्या है? चलिए अगले महीने बड़ी छुट्टी आ रही है। ठीक है। 23 मार्च। अरे ट्यूसडे ट्यूसडे की छुट्टी आ रही मेरा बीसी एप्लीकेशन में लिख दो। यार चुप करोगे तुम लोग? मेरे वाले से नाजेबल अल्फाज इस्तेमाल करते हुए किसने देखा था कि वो तुम्हें गालियाँ मैडम इस्तेमाल करते हुए आमिर देखा गया? आमिर का वैसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो सामने नदी का ये हो गया मुझे नहीं करनी है वो खराब। हाँ देख के जरा आना तो अपना चौको पता नहीं क्यों कितनी लगाई थी ना। सर मैंने मेरे सर पे जब हाथ रखा था ना यकीन करो तो सारा मार नशे थोड़ी से तो नहीं, जब मैं रो पड़ी थी तो सर ने मुझे प्यार दिया, फिर अमर भाई ने मुझे प्यार दिया, कहता आप भी परेशान हो। दोनों को शीशे बंद करके ना और अलग अलग से बंद कर दिए और ये और भाई मसूद लगे पिछले से बात क्लास में
क्या आज फिर ये हरकत हुई है? कभी मैं ना आज से पहले इस किस्म की कोई गैर करती है ना कभी ये मिस्त्री की वजह से देखो इसकी डेट देखिए ये मतलब पिछले से पिछले 15 दिन मेरे ना बेटे ने आना था मैं मैडम की तरफ से उससे नहीं पता था कि भी मामा इधर है उधर है मैंने कहा मैं आपको तो जाऊंगा हफ्ते वाले इस हफ्ते के पिछले हफ्ते जब हमारी ड्यूटी थी तो मैं अकबर को बता के आती ये चली गई मैं अभी ड्यूटी गई थी मैं आई हूँ अकबर के पास अकबर ये वाला बाथरूम छोड़ यहाँ सारे ढूंढ वहाँ सारे ढूंढ अपने वॉशरूम के अंदर वॉशरूम के आगे बंद किया मैं तो एकदम मेरे दिल में तो हुआ तो हमेशा मेरे दिल में बड़ा अजीब जगह मैं वापस बाहर ले दरवाजे चाबी नहीं आ सकते अंदरों मुझे अंदर क्या जिंदा थी मैं तो परे जाकर मार के कंजा मैं नहीं गल करके तो वापस दौड़ गई मैडम ने अकबर लीडर जो गई है और नजर क्या किया तुमने मैं मैडम ने जाकर ऐसे तो साथ में कहीं की हो रहा है तुम्हारा ना लोग तो मैंने समझ आया सब इस पता अंदर हुआ इतना और बड़ा पर मैं पूरा जरा बाथरूम ऊपर खाने के ऊपर खाने जगह ना खाने मुख्य में तुम मैं तो वापस निकल तो अगर इस तरह से मैं तो पीछे जानी बार बार वॉशरूम काट के इस के वॉशरूम पता आप उस मैडम ने मुझे बुलाया मैडम कहती मैं उसके ना साइन करने लगी हूँ ये बहुत अच्छा मौका मैडम जी सर जी टाइम हो गया मेरे जान का सर जी वैसे तेरी शॉर्ट लीव लगी थी रख सकते हैं। अच्छा आप लोगों ने भी देखा है कि उसने समीना के साथ ऐसे किया? मैंने देखा नहीं ना सुना है वहाँ का हवाला देना उससे पता है मॉर्निंग इवनिंग और ये मैं वॉशरूम में वजू कर रही थी और ये पूरा अंदर तक ये गया है और मैं बाहर से फिर दूसरे वॉशरूम में गई हूँ मेरे पास ऊपर चादर नहीं थी तो मैंने फिर से कहा कि तुम अंदर ही आ गए हो बाहर दफा हो मेरा नाम आसिया तुम्हारी नहीं इसमें मैंने लिखी अब मेरा नाम आसिया एक बंदे की एक से होती है फिर वो बदल जाएगी देखो ये तीले से जान रही है तेरे काम सोचो ते और सारे मैं सानू अहमद ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ करते हैं देखो किन्ने साल हो गए अहमद कदी सानू अपने बच्चों तो घट लगे ही नहीं है ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ मजाक करना हंसना खेलना ते सोच नहीं आती सर मैं तुसी पर्सनल अहमद दी बेइज्जती नौकरी को अच्छे से मैडम ने तो नहीं कह रहे अहमद का लेकिन गलत ही गल है आपकी मशकूर
चलिए केक को सवाल करना काली जी का दिखा दे हुजूर और शहर में वाली अंदर में आया वर्कर अच्छा एक ना साफ पेपर लेके आओ, उसके ऊपर नीट कर दो, मैं इसको एक बार पढ़ लूँ। कोई बात नहीं मैडम, मुझे आपको फोटोकॉपी कर लो। नहीं तो अपनी जमानत में बिना वजह बताता हूँ और खतरे से बाहर कोई आए ओके तो सही है, गलत क्या है इसमें? मेरा नाम आया ना, नहीं आता अकबर को ना बता चल, मैंने लिख के दी, बाकी जिस मर्जी को बता दें। नहीं, मैडम ने कहा था किसी टीचर से भी कॉल है। इंसाफ बराए इंसाफ बराए इंसाफ लिखा है। चलो वो पढ़ाएंगे। 3 मॉड्यूल पढ़ाने के बाद हम क्लिनिकल नॉलेज चेक करेंगे कि ऑनलाइन नॉलेज में कोई इम्प्रूवमेंट आने की प्रैक्टिस में कोई शामिल है कि जब फाइनल टेस्ट को फिर करेंगे फाइनल टेस्ट आज हर बंदे की आफ्टर क्लास उसमें हाफ एन आवर से कम उर्दू पढ़ लेती हूँ, इसको कह रही हूँ आसिया को। मैंने जहाँ नर्सिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी का नर्सिंग से जाती वो में पढ़ो। अच्छा थोड़ा नीचे नीचे करते हैं। मेरी नहीं प्यारी है, मैं नहीं कच्ची से तख्ती लिखी, हमें गाची नहीं सी करके दे नहीं कामचोर। नॉलेज की नॉलेज के बाद सर्टिफिकेशन की ठीक है। वैसे भी जब तक प्रैक्टिकल 4 फरवरी ये भी वैसे हम फरवरी 2021 बरोज वर्क करने का मुझे मेरा वैसे भी तो आपको दीदी जी हमारा एप्लीकेशन पर
ठीक हो गया ये उम्मीद करते हैं ये हो गया कि रिस्पेक्ट कर रहा है जो आप उनको सिखाओगे ना वही चीज वो इंसल्टिंग नहीं है इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए इंसान गैर इंसान ये ये हो गई मैडम जी ला लाइक तुम लोग ऊपर किसके पास गए थे? वो ऐसे तो लिखने ही नहीं आता। मैं कहती नीचे बड़ी सही है। ये वाली? हाँ चल वो ज्यादा लंबी हो जाती है। हाँ नहीं ये सही है कुछ नहीं। ले दो, उसमें कट फट हुआ हुआ था, फिर ले दो। मैं ये कर दूं ना। क्या ये मैं फाड़ देती हूँ? हाँ दिखाओ जरा इस पे साइन कर दो। वो कर दिया तुम साइन करो। वो कर देते हैं ना समीना शहजादी है देख नाम लिखा हुआ लिखो ये लो। इधर कोई बैठा तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा मैं तुम दो तीन लोगों को बुला देती हूँ। और इसमें जनाबा प्रिंसिपल साहब पता होना लिखा क्या शालामार कॉलेज में कोचिंग इन्वायरमेंट साफ रहने का बहुत मैंने गुजारिश है कि मैं समीना शहजादी शालामार नर्सिंग के लिए पिछले 4 साल से कला के प्रेस से अंजाम दे रही हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे इस शिकायत के सिलसिले में इंसाफ दिया जाए जो मैं बहवाला बयान करने लगी। ठीक है 4 फरवरी 2021 को मेरी शादी जिसमें मेरी गुलामकशी भी की गई। ठीक है आज से पहले इस किस्म का कोई गैर किया भी होता शालामार नर्सिंग कॉलेज में नहीं देखी कि मैं एक बेवा औरत हूँ बहुत कमाने का कफील भी हूँ। शराब में दूध अकबर क्लीनर ने जो गालियाँ और नाजुका अल्फाज इस्तेमाल किए वो शाम के एडमिन अम्मे और बाकी लोगों ने भी सुने और शाम का क्लीनर स्टाफ में आने भी इस चीज़ का अहमी शाहिद गवाह है और ज़रूरत महसूस होने पर आपके हुक्म के मुताबिक मैं इसको भी आपके सामने रख सकती हूँ। मैं देखा देखो मॉर्निंग इवनिंग का तमाम क्लीनर स्टाफ भी इस चीज़ का गवाह है और वक्तन बर्तन इसको ऐसी गैर अखलाकी बर्ताव करते और शराब पीते हुए देखा गया। मेहरबानी फरमाकर मुझे इंसाफ दिया जाए मुझे सिक्योरिटी चीज दी है ताकि मैं अपनी नौकरी को अच्छे से जारी रख सकूँ। आपकी मशहूर और तामुन तलबगार समीना शहजादी वर्कर शालामार नर्सिंग। थैंक यू मैम बहुत शुक्रिया। बस पेंसिल कर ले पेंसिल है अभी ये मेरा भी एक लिखना जी क्लास सॉरी एक मीटिंग में मुझे जाना पड़ गया था। हम कल इसको यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।
पूछा किसी और इन्होंने 4 दिन तो मैंने तो दसे नहीं। अगर मैंने दस दिन 4 दिन का नेटवर्क बर्दाश्त किया मैं 1 घंटा भी बर्दाश्त कर लिया उसमें टीवी ऐसे चल तो मैं शाबाश दे तेरे में इसका अपनी और एक बार शुरू कर दी। क्या होता है